अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को, ठीक है, एंड लेसन्स फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, दिस इज अ टॉपिक, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए श्रीलंका का डिफॉल्ट क्यों हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, उसका क्यों हुआ और पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है, लेसन्स फॉर पाकिस्तान। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेसन्स फॉर पाकिस्तान। लास्ट में हम देखेंगे, फिर श्रीलंका के क्राइसिस को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सितंबर में 2021 में क्या था कि न्यूज आई सबसे पहले कि रेवेन्यू फ्रॉम द श्रीलंकन टूरिज्म सेक्टर विच कंट्रीब्यूटेड 10% ऑफ द कंट्री का जो था ना, उसका कंट्रीब्यूशन आता था टूरिज्म से टू कंट्रीज $81 बिलियन जीडीपी। ठीक है, $81 बिलियन जीडीपी उसकी टूरिज्म की थी। ठीक है, ये बात समझने की हमें जरूरत है। हैज फॉलन टू द 2 मिलियन, 81 बिलियन से उसकी 2 मिलियन की जीडीपी हो गई। ठीक है, अ मंथ एज कम्पेयर टू द 450 मिलियन 2 years बैक सिग्निफिकेंटली एज अ सिवियर फॉल इन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हुआ ये कि उसके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे। अब हमें ये बात समझ आ गई कि श्रीलंका का जो ह्यूज सेक्टर है ना, इज डिपेंड ऑन, मतलब पास्ट में डिपेंड करता था किसके ऊपर, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। ठीक है, 10% जो है ना उसकी जीडीपी टूरिज्म से आती थी। ये बात तो हमें समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट उसके वो फॉल कर गए। अब हुआ ये कि गुड्स जो होते हैं ना उसके सारे वो पोर्ट्स पे रुकना शुरू हो गए कि उसके बाद इतनी मनी नहीं थी, जैसे कि पाकिस्तान के साथ भी सीन शुरू हो गया। पाकिस्तान का भी अभी करंट सिचुएशन यही है दिसंबर 2022 के अंदर, कि पाकिस्तान की जो एलसीज है वो क्लियर नहीं हो रही है। पाकिस्तान इज बैनिंग, पाकिस्तान इज हॉल्टिंग इट्स ट्रेड, इट्स इम्पोर्ट्स बाय, मतलब उसको कंटेनर जो है पाकिस्तान के भी पोर्ट पे रुकना शुरू हो गए हैं और उनकी वो उतर नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान डजंट हैव इनफ रिसोर्सेज, इनफ रिजर्व्स टू पे बैक इट्स लोन्स। ठीक है, नॉट इनफ मनी टू, ये सिचुएशन हुई श्रीलंका के साथ। $35 मिलियन बच गए उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, जो कि उसके पास पे बैक करने के लिए नहीं था। अच्छा, 2019 में ये हुआ, गवर्नमेंट स्लैश वैल्यू एडेड टैक्स टू द हाफ। हुआ ये कि इसने क्या सिचुएशन की, पाकिस्तान ने भी यही सिचुएशन की कि 2021-2022 के फेब के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक टैक्स एग्जाम्पशन देनी शुरू कर दी, ओवरऑल टैक्स रिलीफ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारा इंपोर्ट बिल शूट कर गया। हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रहा था आपका, किसकी वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, जो कि पूरा इंपोर्ट बिल हमारा शूट कर रहा था इस वजह से, और उसके बावजूद उसने हॉल्ट कर दी, प्राइसेस नहीं बढ़ाई, जिस वजह से हमारा ये पूरा क्राइसिस आया। 3 महीने के बाद क्राइसिस बहुत वर्स्ट हो गया। तो वही सिचुएशन क्रिएट की 2019 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, जैसे कि ऑब्वियसली होता है। हुआ ये, कोविड-19 आ गया 2019 में। कोविड-19 की वजह से टूरिज्म भी बंद हो गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू ड्रास्टिकली फॉल हो गई, जो कि हम ऊपर देख पड़ चुके हैं कि उनकी 10% तो सीधी सीधी जीडीपी इसके ऊपर डिपेंड करती थी, टूरिज्म के ऊपर। 2016-17 के जो क्लाइमेट इवेंट्स थे, उन्होंने भी इसको ड्रास्टिक जो है कि सीवियर शॉक दिया। एग्रीकल्चर आउटपुट रिड्यूस हो गया, जो कि पाकिस्तान के साथ भी सीन हुआ है फ्लड्स की सिचुएशन में। तो मैं साथ साथ आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से सेम सिचुएशन थी। अगर मैं चार्ट बना के लिखूँ तो बहुत ज़बरदस्त आपको समझ आ जाएगी। सिंपल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गई, उसकी फूड सप्लाई की चेन इफेक्ट हो गई क्योंकि इसकी क्लाइमेट की क्राइसिस की वजह से। और लास्ट में ईस्टर्न संडे अटैक ऑन, अब अटैक हुआ चर्च के ऊपर वहाँ पे, जिसको आप ईस्टर्न संडे कहते हैं। उसकी वजह से ये हुआ कि सॉफ्ट इमेज हॉल्ट हो गई, सॉफ्ट इमेज इंपैक्ट हो गई, टार्निश हो गई उसकी, और उसकी वजह से टूरिज्म पे भी इंपैक्ट पड़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी इंपैक्ट पड़ा। और अल्टीमेटली इसकी वजह पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, आपकी नेशनलिज्म की जो वेव चल रही है पूरी, तो वो सारा तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी हो रहा है। हुआ क्या कि ये सारे जो रीजंस अभी मैंने बताया ना, सबसे पहले उसका टूरिज्म का डाउनफॉल हुआ, उसके कंटेनर वहाँ रुकने लग गए, उसकी आपकी गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेवी को कम किया, कोविड-19 आया, क्लाइमेट इवेंट्स आए, उसकी जो सॉफ्ट इमेज के ऊपर अटैक्स हुए, जो सॉफ्ट इमेज को खराब हुआ उसकी, वो सारे रीजन क्या गए, उसके फुल ब्लोन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ ले गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑब्वियसली हमारा भी इशू है, यही वाला पूरा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो हमें पता ही है कि क्या, एक कितनी मनी, कितने डॉलर इनकमिंग ऑफ द डॉलर एंड आउट गोइंग ऑफ द डॉलर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, और एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आपकी एफडीआईज होती हैं, और करंट अकाउंट के अंदर जो इनकम रियल टाइम इन एंड आउट ऑफ डॉलर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब होता है जब वन ऑफ दीज अकाउंट्स इज गॉट अनस्टेबल, जिस तरह के हमारा अगर करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, हमारे इनकमिंग जो हो रहे होते हैं डॉलर्स वो कम होते हैं और आउटगोइंग ज्यादा होते हैं, तो दिस विल लीड्स टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें समझ आया, क्राइसिस उसका समझ आया, और हमें करंट अकाउंट डेफिसिट समझ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो श्रीलंका के थे वो डाउनफॉल हुए, $7.5 बिलियन थे 2 साल पहले, और $2.36 बिलियन तक चले गए जनवरी के अंदर, और इसी तरीके से उन्हें पे करने थे 4 बिलियन इन डेब्ट
एज ऑफ 2022 के अंदर, ठीक है। IMF डिमांड कर रहा है जैसे पाकिस्तान के भी दिसंबर में उसे मैच्योर करने के लिए अपने बॉन्ड्स को रिपेमेंट करना है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी फॉल कर गई 1.6 बिलियन डॉलर 2018 से 700 मिलियन डॉलर इन 2020। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। इन्फ्लेशन उनकी किस तरीके से 15% थी, फूड इन्फ्लेशन 26-27, तो सेम सिनेरियो पाकिस्तान के साथ भी यही सीन है। और अभी उनकी ये पिछले टर्म्स के 500 मिलियन डॉलर से कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सारी बातें हम पर रीजंस पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम उसकी देख लेंगे कैसे फुल ब्लोन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ वो चला गया है। अब 4 बिलियन डेट सर्विस के अंदर उसको उनको रिपे करना है, किसको, 2022 के अंदर IMF के अंदर। खैर उसके बाद तो ये डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया था, डिफॉल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अभी हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने तो खैर अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ, और पाकिस्तान के लिए लाइसेंस क्या है इसके अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के लाइसेंस आते हैं सबसे पहले फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ US जिसको कहते हैं, 2016 के बाद से ही वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं पूरे फिगर्स के साथ। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन आ रही है, ग्लोबल हम देखेंगे इस टॉपिक को भी। तो इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ा रहा है, US के अंदर भी 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन चल रही है, और जो उसके फेडरल रिजर्व है वो पूरा यही शो करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो भी आपका इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि भाई रिसेशन की तरफ वर्ल्ड जा रही है। इसके ऊपर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड रिसेशन की तरफ एक यूनिक काइंड ऑफ रिसेशन होने वाला है, ठीक है। फिर करेंसी अब अप्रिशिएट हो रही है डॉलर के हिसाब से, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। तो हमें क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या कहना चाह रहे हैं कि एन अप्रिशिएटिंग डॉलर विल ओनली मेक इट डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू डेप्थ सर्विसिंग और टू बाय कम्युनिटीज। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड। अब होता यह है कि जो डॉलर तो अप्रिशिएट कर रहा होता है, डॉलर तो अप्रिशिएट हो रहा होता है जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज और सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम होते जाते हैं, करेंसी की वैल्यू ओवरऑल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब कम होते हैं ना तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसकी वजह से आपके रिजर्व्स कम होते हैं, रिजर्व्स कम होते हैं तो इंपोर्ट ज़्यादा होती है, इंपोर्ट ज़्यादा मतलब इसकी वजह से आप पूरा एक साइकिल चलता है जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट का साइकिल भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान को जो ज़रूरत, बेसिकली पाकिस्तान को जो लेसन है वो यही है कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें, ठीक है, और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, ठीक है, अपनी ट्रेड्स को, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करें, ठीक है। यहाँ पे फिर हम वो सारे एक्सपोर्ट्स के उसमें लेके जाएंगे। तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि ओवरऑल क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यही मिला है कि आपकी जब इंपोर्ट ज़्यादा होती है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके रिजर्व्स कम होते हैं, जो कि मैंने आपको बात पहले समझाई है कि जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं तो डॉलर पे रीपेमेंट्स करनी होती है, डॉलर पेमेंट्स करनी होती है, रिजर्व्स कम होती है, रिजर्व्स कम होती है तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है आपके विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो मोर एक्सचेंज, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा पेमेंट्स करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा आपका साइकिल चलता है, जो कि हमारे लिए लेसन है कि हमें ज़रूरत है इसको टैकल करने की, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी तो फिलहाल हमारी सिचुएशन भी ख़राब होती जा रही है, लेकिन दीज आर ऑल दी कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि आप इसको केस स्टडी के तौर पे, श्रीलंकन केस स्टडी को आप यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए इस तरीके से, इससे कॉशियस होना चाहिए, ये सारी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दीज आर मतलब बेसिकली दिस इज अ सब टॉपिक ऑफ जो कि हम केस स्टडीज़ के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।